हेलो फ्रेंड्स, एडुमित्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इतिहास की कक्षा लेकर। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख भी सकते हैं कि आज हमारी जो कक्षा होगी वो इतिहास यानी हिस्ट्री की होगी। और ये इतिहास की कक्षा इसमें जो मैंने टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं वो स्टैंडर्ड 10th यानी कक्षा 10 से मैंने उसको चुना है। और अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरह से समझ लेते हैं इस लेक्चर के ज़रिए से, तो फिर आपको अपनी कक्षा में, अपनी पाठ्य पुस्तक में, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें उन चीज़ों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे समाजवाद के बारे में। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं समाजवाद या सोशलिज्म। ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा वो पूंजीवाद के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। और तीसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा साम्यवाद या कम्युनिज्म के बारे में होगा। ये तीन डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समाजवाद से शुरू करते हैं हम लोग। समाजवाद कहते किसको हैं? समाजवाद या सोशलिज्म है क्या? इस शब्द को अक्सर आपने अपनी क्लासरूम में भी सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, या अपने समाज में, सोसाइटी में रहते हुए भी इस शब्द को, समाजवाद शब्द को आपने सुना होगा। समाजवाद जो बना है वो सोशलिज्म, वो सोशल शब्द से निकला है। यानी समाजवाद ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का कोई संपत्ति पर निजी स्वामित्व नहीं होता है, कोई किसी चीज़ का निजी मालिक नहीं होता है। ये एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली, ध्यान रखिएगा, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक। आर्थिक याद रखिएगा, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और राजनीतिक यानी इसको आप कह लें पॉलिटिकल। तो समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि किसी भी संपत्ति पर या आय के किसी भी साधन पर, किसी भी स्रोत पर, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत हो, मसलन खेत हो, उद्योग धंधे हो, बैंक हो या कुछ भी हो, उस पर जो है किसी का कोई निजी स्वामित्व नहीं होता है। उस पर कब्जा होता है उस राज्य की सरकार का या उस देश की सरकार का कब्जा होता है। तो ऐसी प्रणाली को हम लोग समाजवाद कहते हैं। समाजवाद में आप देखें यहाँ पॉइंट नंबर 1, पूंजी व उद्योग पर समाज का नियंत्रण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूंजी यानी कैपिटल, जो भी पूंजी जो एक पूरे फिनेंशियल या इकोनॉमिकल सिस्टम में जो सर्कुलेट होती है, पूंजी यानी पैसा, वो कैपिटल। और उद्योग यानी फैक्ट्रीज, चाहे वो छोटे उद्योग धंधे हो या बड़े उद्योग धंधे हो, उन तमाम चीज़ों पर किसका नियंत्रण होता है? समाज का। समाज शब्द को आप यहाँ सरकार से बदल सकते हैं, सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी व्यवस्था में। यानी समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें पूंजी के तमाम साधनों पर, पूंजी पर, उद्योग धंधों पर, बीमा पर, बैंकिंग पर, इन तमाम चीज़ों पर स्वामित्व किसका होता है? वो सरकार का होता है। इसमें आप कुछ भी जो है निजी तौर पर बहुत बड़ी संपत्ति आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। बहुत कम छूट, समाजवादी विचारधारा में बहुत कम छूट जो है वो निजी संपत्ति रखने की बेहद कम छूट दी गई है, बेहद कम छूट दी गई है निजी संपत्ति रखने की। याद रखिएगा, समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति रखने की बेहद कम छूट दी गई है, बहुत नेग्लिजिबल। और इसका जब हम देखते हैं इसके अपोजिट पूंजीवाद, पूंजीवाद में जो है वो आप देख सकते हैं कि अपने आसपास भी देख सकते हैं कि पूंजीवाद में बड़े पैमाने पर लोग निजी संपत्ति के मालिक होते हैं, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, खेती हो या उद्योग धंधे हो या किसी और सेक्टर में आप देख लें तो वहाँ पे जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। समाजवाद में ऐसा नहीं होता। समाजवाद में निजी संपत्ति रखने की बेहद कम छूट होती है। समाजवाद का एक उद्देश्य ये बताया जाता है कि सभी वर्गों में समानता का उद्देश्य है। यानी समाजवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें समाज के तमाम वर्ग जो है वो आपस में बराबर हों, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बराबर हों, आर्थिक रूप से विशेषकर बराबर हों।
मसलन कोई गरीब नहीं रहे, कोई अमीर नहीं रहे, समाज में एक उच्च वर्ग जिसको एलिट्स कहा जाता है, एलिट्स, उसी तरह से मध्यम वर्ग जिसको हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, और निम्न वर्ग जिसको हम लोग लोअर क्लास कहते हैं। पश्चिम के देशों में अगर 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी से पहले हम देखें तो इस तरह के वर्ग पाए जाते थे। उच्च वर्ग एक वर्ग था जो काफ़ी अमीर था, जिसके पास काफ़ी रुपया पैसा और साधनों पर उनका कब्जा था, ऐसे वर्ग को उच्च वर्ग या एलिट्स कहा जाता था। दूसरा वो वर्ग था जो उससे थोड़ा सा कमज़ोर था, वो मध्यम वर्ग कहलाता था। हालांकि इनकी भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी और ये भी अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। सबसे दयनीय स्थिति जो थी वो निम्न वर्ग के लोगों की थी, निचले तबके के लोगों की थी। आज भी हम लोग अपने समाज में आसपास अगर गौर कर लें तो आप देखेंगे कि समाज में कहीं ना कहीं 3-4 तबका जो है, 3-4 वर्ग जो है वो पाया जाता है। एक वर्ग वो है जिसको एलिट्स हम लोग कह लेते हैं, जिनके पास जो है अच्छे खासे मतलब क्वांटिटी में जो है वो तमाम चीज़ों पर जो उनका कब्जा है। और दूसरा वर्ग जो है मध्यम वर्ग है, जो अच्छी खासी संख्या में नौकरी में है और जो जिनका जो है व्यापार में भी अच्छा खासा दखल है। और तीसरा वर्ग जो है निम्न वर्ग है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के मजदूरों को, उसमें कृषक मजदूर भी यानी खेतिहर मजदूर भी आ जाते हैं, उद्योगों के मजदूर भी आ जाते हैं, और डेली जो आप दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, तो वैसे लोग भी आ जाते हैं। तो ये 3 तबके जो हैं वो समाज में कमोबेश लगभग ये 3 तबका हमेशा उपस्थित रहा, हमेशा मौजूद रहा है। तो समाजवाद ये कहता है कि हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आएंगे, एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक और राजनीतिक यानी एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम लेकर के आएंगे जिसके आने के बाद ये कोई वर्ग जो है वो बाकी नहीं रहेगा। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इन तमाम वर्गों का भेद जो है वो समाप्त हो जाएगा। सारे लोग आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से बराबर हो जाएंगे, विशेषकर आर्थिक रूप से सारे लोग बराबर हो जाएंगे। ये समाजवाद का कहना है। समाजवाद के और बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जानें तो समाजवाद के जो प्रमुख नेता हुए हैं, शुरुआती नेता, उनको कहा जाता है प्रमुख समाजवादी यूटोपियंस, जिनके बारे में आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। यूटोपियंस एक टर्म यहाँ पे आया है, वैसे लोग जिन्होंने समाजवाद का शुरुआती जो कंसेप्ट था वो दिया, यानी इन्होंने ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, कोई क्रांति नहीं की या कोई सरकार नहीं बनाया। इनका जो बस इन्होंने क्या किया, चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज किया, यानी चीज़ों की जो है वो कल्पना की। तो ऐसे लोगों को यूटोपियंस कहा जाता है, यानी इनको स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है। इन्होंने एक ख्वाब देखा, एक स्वप्न देखा कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई भेद नहीं होगा, सारे लोग आर्थिक रूप से समान होंगे। और इन्होंने उन चीज़ों को क्या किया, लोगों के अंदर एक कंसेप्ट बिल्डिंग का जो है वो काम किया। तो ऐसे लोगों को यूटोपियंस कहा जाता है, यानी स्वप्नदर्शी कहा जाता है। इन्होंने ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों में प्रमुख लोग यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर, ये सारे लोग यूटोपियंस कहलाते हैं, यानी स्वप्नदर्शी कहलाते हैं, समाजवादी स्वप्नदर्शी कहलाते हैं। इनको यूटोपियंस, याद रखिएगा, इनको यूटोपियंस कहा जाता है, यूटोपियंस कहा जाता है। ये समाजवाद के आरंभिक काल यानी शुरुआती जो समय था उसके प्रमुख नेता थे और उसको समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के जाने वालों में थे रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर, और भी कुछ लोग हैं, यहाँ मैंने 3 ही नाम लिखा है। उसी तरह से ये समाजवाद था। समाजवाद में आप एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लें कि न्यूनतम सरकारी नियंत्रण, यानी किसी भी चीज़ पर, उद्योग धंधों पर, बैंकिंग पर, बीमा पर बहुत कम सरकार का माफ कीजिएगा, ये पूंजीवाद के बारे में है। समाजवाद के बारे में है कि निजी संपत्ति रखने का बेहद कम छूट, ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी समाजवाद में निजी संपत्ति रखने की बेहद कम छूट दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो समाजवाद के बाद आता है साम्यवाद।
साम्यवाद के बारे में हम बात करेंगे। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद भी लगभग समाजवाद ही है, लेकिन वो समाजवाद का क्या है? एक क्रियाशील रूप है, एक प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं। अभी मैंने बताया कि समाजवाद, यहाँ पे समाजवादी यूटोपियंस जिन्होंने सिर्फ सपना देखा एक समाज का जिसमें कोई भेद नहीं हो, और जो प्रैक्टिकल रूप था इसका, वो प्रैक्टिकल रूप क्या था? वो साम्यवाद या कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म क्या था? समाजवादियों का ये कहना था कि जो हम लोकतांत्रिक तरीका है और शांतिपूर्ण तरीकों से हम समाजवादी व्यवस्था लाएंगे, वर्ग भेद को जो है समाज से समाप्त करेंगे और आर्थिक तौर से सबको समान करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पॉलिटिकली जो है वो संघर्ष करेंगे, और ये संघर्ष हमारा क्या होगा? ये शांतिपूर्ण होगा, इसमें कोई क्रांति व्रांति नहीं होगी। लेकिन जब साम्यवादी आए, जब कम्युनिस्ट आए, तो कम्युनिस्टों का ये कहना था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अगर हमें क्रांति का सहारा लेना पड़े, हिंसा करनी पड़े, तख्ता पलट करना पड़े, इनकलाब लाना पड़े, रिवॉल्यूशन लाना पड़े, तो हम वो भी करेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो साम्यवादी कहलाए। और इन्होंने क्या किया? साम्यवादियों ने जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट था उसके बिल्कुल मुखर विरोधी, निजी स्वामित्व किसी भी चीज पर साम्यवाद में जो है नहीं समझा जाता है, यानी कोई भी चीज जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती है, वो सरकारी प्रॉपर्टी होगी। आप बस सैलरी के तौर पर कुछ ले सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं। आपको जमीन जायदाद और संपत्ति और खेत खलियान और इसी तरह से दूसरी चीजें जो हैं, उद्योग धंधे, उसके जो है मालिक बनने का हक आपको नहीं दिया जाता है। तो ये साम्यवाद का जो एक विशुद्ध रूप है, ये साम्यवाद कहलाता है। इस सिस्टम को सोवियत जो रशिया था, सोवियत यूनियन था, वहाँ इस चीज़ को जो है लागू भी किया गया, और 90s में, अर्ली 90s में ये व्यवस्था वहाँ से ख़त्म हुई। अर्ली 90s तक सोवियत रशिया में ये चीज़ जो है वहाँ लागू थी। इसके जो प्रमुख नेता थे वो साम्यवादी चिंतक, यानी जो प्रमुख कम्युनिस्ट कहलाए, वो थे कार्ल मार्क्स। सबसे पहले कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स ये दूसरे नंबर पर, और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए उनमें IV लेनिन, VI लेनिन, इसको आप लिख सकते हैं, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। उसके बाद फिर ट्रॉट्स्की, और इसी तरह से दूसरे नेता अलग अलग देशों में, और विशेषकर रशिया में, सोवियत रशिया में वो आए। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो किताब लिखी, छोटी सी पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम रखा उन्होंने दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हिंदी में इसको कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र, यानी ये घोषणा पत्र जो था वो साम्यवाद का घोषणा पत्र था। यानी साम्यवाद क्या होगा, और साम्यवाद किन विचारों का पोषक है, और साम्यवाद किन विचारों को रिप्रेजेंट करता है, वो तमाम डिटेल्स जो है वो इस पुस्तक में, छोटी सी किताब में, साम्यवादी घोषणा पत्र में फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने इसको जो है लोगों के सामने जो है इसको पब्लिश किया। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की एक प्रमुख कृति जो है, सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है, इसको भी, ये एक ऑब्जेक्टिव है, इसको भी याद कर लें आप लोग। एक प्रमुख कृति इनकी मानी जाती है दास कैपिटल। ये साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है इसको। जो साम्यवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, उनका बाइबल कहा जाता है। किस पुस्तक को? दास कैपिटल को। इसको लिखा था किसने? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दास कैपिटल को याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और ये साम्यवादियों की बाइबल कही जाती है। ये वो प्रमुख ग्रंथ है जिसमें साम्यवाद या कम्युनिज्म के तमाम पहलुओं को बिल्कुल खोल खोल करके कार्ल मार्क्स ने उसका विवरण दिया है। और प्रमुख नेताओं में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, फिर बाद में लेनिन और ट्रॉट्स्की। तो ये था साम्यवाद। तो समाजवाद के बारे में हमने जाना और साम्यवाद के बारे में जाना। समाजवाद क्या था?
समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें किसी को भी कोई निजी स्वामित्व संपत्ति रखने का जो है अधिकार नहीं होता है, चाहे वो खेत हो, उद्योग धंधे हो, बीमा हो, या आय का जो भी साधन है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव सृजित हो, उसका जो स्वामित्व रहेगा यानी उसका मालिकाना हक जो रहेगा वो राज्य के पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा। आपको एक अंश दे करके सरकार आपको मुक्त कर देगी और बाकी चीज़ें जो होंगी उत्पादन से रिलेटेड जो भी फायदा होगा वो सब सरकार रखेगी। साम्यवाद भी इन्हीं विचारों का पोषक है। फर्क सिर्फ इतना है कि साम्यवाद जो है वो एक, इसको कह सकते हैं आप कि आक्रामक तौर पर इस सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो समाज में लाना चाहता है। इसके लिए अगर क्रांति भी करनी पड़े, शांति से समझौता भी करना पड़े, और सरकार भी बनानी पड़े, राजनीति करनी पड़े, वो तमाम चीज़ें जो है वो साम्यवादी वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ किया जा सकता है। समाजवाद अपने शुरुआती दौर में जो रहा तो उसको पेश करने वाले लोग कहलाए यूटोपियंस कहलाए, जिन्होंने समाजवाद के शुरुआती प्रारूप को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उनको यूटोपियंस कहा गया। उनमें जो प्रमुख नाम है रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर। साम्यवाद जो आया तो साम्यवादी चिंतक जो प्रमुख थे वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, और भी हैं, ये प्रमुख हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स की लिखी दास कैपिटल साम्यवादियों की बाइबिल कही जाती है। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के एक छोटी सी पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र लिखी। अब हम लोग जानेंगे पूंजीवाद के बारे में। पूंजीवाद को बहुत सारे लोग कोई विचारधारा समझते ही नहीं है। पूंजीवाद की एक निश्चित व्याख्या करना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं पूंजीवाद के बारे में वो देख लें आप कि पूंजी व उद्योग पर निजी स्वामित्व, यानी आप पूंजीवाद ये है कि आप मार्केट में जितना चाहे पैसा लगा करके जितना चाहे पैसा आप कमा सकते हैं, उस पर जो है एक छोटा सा टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा और उसके बदले में, और बाकी जो है पूंजी पर आपका अधिकार रहेगा, उसका मालिकाना हक जो रहेगा वो आपके पास रहेगा। ये फ्री मार्केट का कंसेप्ट है। आप देखिए, आपने पढ़ा होगा या आपने जो है सुना होगा इस चीज़ को कि जब प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वो वित्त मंत्री बने थे अर्ली 90s में, तो उन्होंने क्या किया था कि भारत के बाजार को पूरे विश्व के लिए खोल दिया था। यानी अलग अलग देशों की कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो हमारे देश में आना शुरू हो गई और उन्होंने कार के उद्योग लगाए, मोटरसाइकिल के उद्योग लगाए, रोज़मर्रा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, उन चीज़ों के उन्होंने उद्योग लगाए और सरकार को बदले में एक रकम अदा किया, एक टैक्स दिया और यहाँ उन्होंने खुल करके व्यापार किया। इससे क्या हुआ कि बाहरी पूंजी हमारे देश में आई और ये ऐसा माना जाता है कि 90s के बाद जो है तकरीबन 20 सालों तक जो है देश की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी स्टेबल रही और काफ़ी पैसा बाहर से जो है हमारे देश में आया। इसका क्या रिजल्ट बाद में आया ये एक अलग डिस्कशन इस पर किया जा सकता है। तो ये फ्री मार्केट का कंसेप्ट देता है, यानी कि आप आएँ, बिजनेस करें, पैसा लगाएं और पैसे से पैसा बना करके आप जाएं। न्यूनतम सरकारी नियंत्रण, यानी सरकार का जो नियंत्रण है चीज़ों पर वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत कम रहेगा। इसमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, यानी आप खेती करते हैं तो प्राइवेट आप खेती के मालिक हो सकते हैं, उद्योग धंधा चलाते हैं, व्यापार करते हैं, या बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके मालिक हैं, या इसी तरह से जो और भी दूसरी चीज़ें हैं जो आय के साधन है या उत्पादन के साधन है, वो निजी स्वामित्व लोगों के पास होता है। हमने देखा था कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या होता है कि जो निजी स्वामित्व होता है वो क्या, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी प्राकृतिक संसाधन हो या मानव सृजित संसाधन हो आय का, उस पर किसका अधिकार होता है, वो सरकार का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ व्यक्ति मालिक होता है, यानी उसका निजी स्वामित्व होता है। ये फ्री मार्केट का कंसेप्ट है। तो आज हमने मोटे तौर पर 3 चीज़ों के बारे में जाना। सबसे पहले समाजवाद, सोशलिज्म के बारे में। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ आंशिक रूप से पूंजी रखने की छूट होती है और उत्पादन के जो साधन होते हैं, आय के जो साधन होते हैं, उन पर सरकारी नियंत्रण होता है। और फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता है, फ्री मार्केट पे पाबंदी रहती है। उसी तरह से साम्यवाद
तकरीबन वही है। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है कि लोग क्या है वहाँ काफ़ी आक्रामक तरीके से उस व्यवस्था को यहाँ लाने के पक्षधर हैं। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद जस्ट बिल्कुल साम्यवाद और समाजवाद का उल्टा है। पूंजीवाद में पूंजी और उद्योग पर निजी स्वामित्व होता है, फ्री मार्केट है और न्यूनतम सरकारी नियंत्रण है। तो ये इन शॉर्ट्स मैंने इन चीज़ों को बताया। इन चीज़ों को और इलाबोरेट किया जा सकता है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। ये 3 टॉपिक्स जो थे, जो प्रमुख बिंदु थे, ये क्लास 10th के हिस्ट्री की बुक से लिए गए हैं और क्लास 10th लेवल के, चाहे वो NCERT हो या किसी और स्टेट्स के जो टेक्स्ट बुक हैं, आप वहाँ इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको इन सारे टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। अगली कक्षा में हम किसी और विषय के साथ, किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।